नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज सप्ताहांत है, वीकेंड है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, और वीकेंड में थोड़ा मंथन को हम अलग तरीके से आज करने वाले हैं। आज हमने मंथन में 4 विषय जो ज्वलंत हैं, उसमें देश के विषय तो हैं ही, विदेश को भी हमने आज स्पर्श किया है, छुआ है, टच किया है। तो पहले सेगमेंट में मंथन के हम बात करेंगे आरएसएस के मुखपत्र में जो संघ ने नसीहत दी है ऑर्गेनाइजर में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से हलचल बढ़ी है और तमाम इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मोदी की सरकार और संगठन, इसके कुछ चेहरे या यूँ कहें कि बड़े चेहरे बदल जाएंगे और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी कि सरकार गुड गवर्नेंस पर चली है और आगे भी चलेगी। हर बार नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जब बदलाव होता है तो कोई ना कोई संकेत और संदेश होता है। जब जब परिवर्तन हुआ, मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ, तो कभी महिलाओं को समर्पित मंत्रिमंडल रहा, कभी ओबीसी मंत्रियों की तादाद रही और बाकायदे मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम लिखकर उसके आगे लिखा गया था, हमें अब अच्छी तरह ध्यान है, ओबीसी जात बताने की कोशिश की गई थी। इस बार का बहुत चर्चा है। यूँ कहें कि मंत्रिमंडल में बदलाव तो 3-4 महीने से अपेक्षित था, ये हो रहा था कि अपेक्षित था और ये था कि मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाए, कुछ चेहरों को हटाया जाए, क्योंकि कम वक्त बचा है। एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा शीर्ष नेतृत्व है, उसकी एक स्ट्रैटेजी है। जैसे गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, उत्तराखंड में बदला, जो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी कहिए, उसको बदलाव के जरिए वो प्रो इनकम्बेंसी करते हैं। कुछ चेहरों को बदलकर ये संकेत और संदेश देने की कोशिश होगी कि वास्तव में जो एक जड़ता आ रही है सरकारी तंत्र में, संगठन में, अहंकार आ रहा है नेताओं में, बार बार कहा जा रहा है और पार्टी के अंदर भी लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो सांसद विधायक हैं वो अहंकारी हो गए, और सांसद तो खास तौर पर ज़्यादा ही अहंकारी हो गए हैं, नज़र ही नहीं आते हैं वो, और वो खुलेआम कहते हैं कि भाई मैं आपके बदौलत थोड़ी जीतता हूँ, मोदी जी के दम पर मुझे वोट मिला, मैं जीता हूँ। और संघ ने जब ये कह दिया कि 24 का चुनाव अब केवल मोदी जी और हिंदुत्व के भरोसे आप जीत नहीं पाएंगे, तो इसके बाद खलबली मचना स्वाभाविक है और मची भी है। अपने अपने तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। बहुत सारे जो प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल को एक प्रचार अभियान के रूप में पूरे देश में चलाया जा रहा है, उसके लिए अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और उत्तर प्रदेश लोकसभा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 80 सीटें हैं यहाँ और बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर काबिज है। यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन पिछले 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, इस बार मिशन 80 की 80 सीटें जीतने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उसे पूरा करने के लिए एक व्यापक रणनीति और व्यापक अभियान छेड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और कल से पूरे देश में जेपी नड्डा और अमित शाह, कल अमित शाह एक देश के सबसे बड़े गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और जेपी नड्डा मंदिर में मत्था टेक कर एक तरीके से इस प्रचार अभियान को और गति देंगे या धुआंधार तरीके से पूरे देश में इसे रफ्तार देंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव भी संगठन के तौर पर हम अभी देख ही रहे हैं। सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके पास तेलंगाना, बंगाल जैसे राज्यों का प्रभार है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में इस प्रचार अभियान के प्रमुख के रूप में पदार्पण कर चुके हैं। बंसल अमित शाह के करीबी हैं, योगी जी से उनकी पटती नहीं है, ऐसा कहा जाता है। हकीकत क्या है, अंदर ये नेता ही जाने। लेकिन वास्तव में सुनील बंसल, इस तरीके के बहुत सारे चेहरे उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे जब प्रभारी, बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि बहुत बदलाव संगठन में भी होगा। और बार बार ये खबर आ रही है कि
बस अगले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। किरण रिजिजू जो कानून मंत्री थे, कुछ ऐसी बेबसी कहिए या मौके की नजाकत कहिए कि उन्हें हटाना पड़ा थोड़ा पहले, वरना उनका भी बदला जाना इसी मंत्रिमंडल के रूटीन फेरबदल के रूप में था। लेकिन रिजिजू जी रोज सुबह उठकर मंजन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को कोसने लगते थे, जजों को कोसने लगते थे, इसलिए उनका हटाना अवश्यंभावी हो गया था। मौजूदा जो कानून मंत्री हैं मेघवाल जी, वो भी एक टेम्पररी अरेंजमेंट के रूप में है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि अब बहुत सारे चेहरे होंगे और बड़ी बात नहीं है कि रेल मंत्री भी बदल जाएं। हालांकि एक बात मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी में है कि जिसको बार बार विपक्ष कहता बदलो बदलो, उसको बदला नहीं जाता। अजय मिश्रा टेनी इसके जीवंत उदाहरण हैं। वो खुद हत्या के मुकदमे में फंसे, उनका बेटा किसानों को कुचलने में फंसा, लेकिन हटाया नहीं गया उनको मंत्रिमंडल से। यही खासियत है इस नेतृत्व की, सरकार की। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि टेनी जी भी हटेंगे, ऐसा लग रहा है। बहुत सारी सर्जरी होने वाली है मंत्रिमंडल की, और कर्नाटक के परिणाम और आरएसएस की दो टूक के बाद ये स्थितियां और परिस्थितियां और भी तेज हो गई हैं, यानी ये कवायद तेज हो गई है। एक जो बड़ा मसला ये है, इसको हम चर्चा में लाएंगे। इसके अलावा कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की एक तरीके से जुलूस निकला, रैली निकली 5 किलोमीटर। कनाडा का जो ब्राम्पटन इलाका है, वो भारतीयों, वहाँ अप्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में हैं, और वहाँ एक जुलूस निकाला गया, और उस जुलूस में पूरी तरीके से भारत विरोधी नारे लगे और इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी भी दिखाई गई उसमें। विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री ने बहुत गंभीर आपत्ति जताई है। इसी तरह कनाडा में ही करीब 700-800 भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं, जिनके साथ भारत में चीटिंग हो गई, उन्हें फर्जी कागजों से कनाडा भेज दिया गया। इन मसलों पर कोई चर्चा ही नहीं करता। इन मसलों पर हमारा मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया बिल्कुल चर्चा नहीं करता। ये बड़े गंभीर मसले हैं। वास्तव में छात्रों 700-800 छात्र अगर फंस गए हों, उनके साथ फोर्जरी हुई हो, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस की बात हम करते हैं, तो कम से कम इस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। और एक खबर असम हाईकोर्ट के हवाले से आई कि नागालैंड में सरकार ने कुत्ते का मांस खाने, परोसने, बेचने, कुत्तों को मंगाने पर रोक लगा दी थी, और सख्ती से इसका पालन हो रहा था। लेकिन हाई कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। यानी यूँ कहें कि अब वहाँ के रेस्टोरेंट में और जो वहाँ के मांस विक्रेता हैं, वो ये मांस बेच सकेंगे। ये 3-4 मुद्दे हमारे सामने अहम हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा, जो राजनीतिक मुद्दा है, वो यही है कि बीजेपी में हलचल क्यों। तो भूमिका तो मैंने पहले ही लंबी चौड़ी बना दी। दर्शक भी कभी कभी बोर हो जाते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी भूमिका प्रस्तोता की होती है। विषय समझने के लिए तो दर्शक सुनते हैं, लेकिन अगर आप भूमिका ही बनाते रहेंगे तो फिर दर्शक नाराज़ हो जाते हैं। हम दर्शकों को एक क्षण बिना नाराज़ किए हुए सीधे मेहमानों का परिचय कराते हैं। डॉक्टर अरुणेश यादव प्रोफेसर हैं फिजिक्स के और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं दिल्ली के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अरुणेश यादव जी, स्वागत आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेता, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, देश और विदेश की घटनाक्रम को बहुत अच्छी तरीके से समझने और समझाने वाले। और उत्तराखंड की राजधानी से बहुत ही संजीदा, गंभीर, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राणा साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद।
और बहुत आभार आपका। एबेल नागा साहब हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नागालैंड से जुड़े हैं। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए एबेल साहब। बिलाल भाई के पास मैं जाऊंगा सीधे, और जो हमारा शुरुआती प्रथम चक्र का जो विषय है, बिलाल भाई कल हम लोगों ने मंथन में चर्चा की थी इस विषय पर कि संघ ने नसीहत दी है ऑर्गेनाइजर के जरिए, और उसके बाद हलचल मची है कि नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व अकेले इसके दम पर आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे। स्थानीय नेतृत्व को, क्षेत्रीय छत्रपों को बीजेपी ने खत्म किया। इस पर भी संघ ने उन्हें इशारा किया कि आपने गड़बड़ किया, राष्ट्रीय मुद्दे लेकर आ जाते हैं राज्यों में और स्थानीय मुद्दों पर आप ध्यान देते नहीं, इसी वजह से आप कर्नाटक हारे। इसके थोड़ा आगे हटकर आज हम बात कर रहे हैं। कुछ संकेत और संदेश इस तरह के मिल रहे हैं कि इन सब घटनाक्रम के बाद, संघ की नसीहत के बाद, सरकार और संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा बदलाव करने जा रही है और एक हलचल सी देखने को मिल रही। दूसरी तरफ जो विपक्ष की मोर्चेबंदी है, 23 तारीख को पटना में एक बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। यूँ घटना ही क्रम उसको हम कहेंगे, क्योंकि करीब 15 बड़े दलों के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके नेता वहाँ एकत्र हो रहे हैं। मंत्रिमंडल का बदलाव, संगठन में बदलाव, भारतीय जनता पार्टी की मनः स्थिति मैं ज़रा जानना चाहता हूँ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आएंगे तो वो बताएंगे ही, लेकिन एक विश्लेषक की तरह, एक पत्रकार की तरह इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति की दृष्टि से कैसे देखते हैं बिलाल भाई? बड़ा व्यापक विषय है और आपने इसकी जो पृष्ठभूमि रखी और बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप से आपने इसकी पृष्ठभूमि बांधी। दरअसल हमें ये समझने की जरूरत है कि संघ को इस समय क्या जरूरत आन पड़ी कि वो अब सरकार को नसीहत कर रहा है। ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील विषय है। संघ के बहुत सारे पदाधिकारी खुद सरकार में मौजूद हैं और ये समझने की जरूरत है हिंदुस्तान के अंदर 6 महीने बाद बहुत महत्वपूर्ण सेमीफाइनल जिसे कहते हैं राज्य के चुनाव होने और फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। तो संघ की तरफ से जो ये दिशा निर्देश दिए गए, जो ऑब्जर्वेशन दिए गए अपने मुख्य पत्र के माध्यम से, वो यकीनन सरकार को एक आईना जरूर दिखाते हैं और साथ ही साथ सरकार को आगाह करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लगाम सदैव से संघ के हाथ में रही है। लेकिन हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि संघ क्यों कह रहा है कि अब हिंदुत्व और मोदी जी की पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा। दरअसल यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि देश की जो पॉपुलर पॉलिटिक्स, जो वास्तव में जिसकी पृष्ठभूमि, जिसकी भूमिका या जिसका दृष्टिकोण खुद देश के अंदर संघ रखता है, वो उस पॉपुलर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं हिंदुत्व की राजनीति से आज क्यों परहेज कर रहा है। और साथ ही साथ वो अपने मुख्य बॉलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये कह रहा है कि सिर्फ मोदी के नाम से चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो इसको समझने के लिए देश के अंदर जो पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि विषय बहुत व्यापक है और हम इसको रीसेंट पास से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनावी परिस्थितियों को आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो वो जनता के लिए बहुत ही सरल हो जाता है। हाल का जो हिमाचल का चुनाव था और उसके बाद जो साथ ही साथ कर्नाटक का चुनाव हुआ, इसमें हमने ये पाया कि यहाँ पर मुद्दे काफी प्रासंगिक रहे और पॉपुलर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स यहाँ पर या तो मिसफायर करने लगी या बैकफायर करने लगी। ये समझने की जरूरत है कि हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है वो मिसफायर कहाँ कर रही है और बैकफायर कैसे कर रही है। जब कर्नाटक की राजनीति हुई तो मोदी जी ने जो बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग थी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजिस्ट ने उसे पूरी रणनीतिक रूपरेखा के साथ एक बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश करी और जो एक सुपरफिशियल रहा वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाया। तो इस तरह तो ये हिंदुत्व की पॉपुलर पॉलिटिक्स मिसफायर हो रही है और बैकफायर किस तरह से हो रही है
इसको समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को समझना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुत्व की जब आप राजनीति करते हैं तो हिंदू समाज के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जो वर्ण व्यवस्था है जिसके अंदर जातियां बहुत महत्वपूर्ण है, तो जब आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के माध्यम से ये दावा करने लगते हैं कि सनातन धर्म ही देश का राष्ट्र धर्म है और सनातन व्यवस्था ही यहाँ सदियों से चली आ रही जी। एक परंपरा है, तो ये चीजें जो हिंदुत्व की जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है उसको उभारती हैं, जिसका नतीजा हमें देखने को यह मिलता है कि रामचरितमानस जैसी कृतियों को जलाया जाता है। तो ये इस तरह से हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है ये बैकफायर कर रही है। तो मौजूदा पॉलिटिक्स जो बैकफायर कर रही है, कहीं मिसफायर कर रही है। एक तो ये महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है आरएसएस का कि दोनों तरीके से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हमको नुकसान पहुंचा रही है, इससे हमें हटने की जरूरत है। और मैंने उसके आपको एग्जाम्पल्स बताए। अब रहा मोदी जी के सिर्फ माध्यम से चुनाव नहीं जीता जा सकता। देखिए, मोदी जी के माध्यम से चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको परिस्थितियां अनुकूल करनी पड़ेंगी। समाज के अंदर जिन नीतियों को लेकर सरकार चली थी उन नीतियों पर आपको आना पड़ेगा। लेकिन जब जिन नीतियों को सरकार ने जनता के लिए स्वीकृत किया है, जिन योजनाओं को स्वीकृत किया है, जब आप उससे हटकर आप बात करते हैं तो वो अप्रासंगिक हो जाती है। और एक बॉलर के माध्यम से आप मैच नहीं जीता करते। 30 के 30 ओवर अगर एम्पायर रणनीतिकार मोदी जी से ओवर कराएंगे तो यकीनन ये एम्पायर की गलती है कि वो एक एंड से सिर्फ मोदी के माध्यम से पूरे 9 साल अगर आप बॉल कराएंगे तो बॉल की शाइन उतरनी जाहिर सी बात है, व्यवहारिक सी बात है। तो मोदी जी की अपील ठीक का बात भी है। एक सीमा होती है, इसको समझने की जरूरत है। तो ये वो ऑब्जर्वेशन है जिसको संघ ने अपने मुख्य पत्र में रखे हैं, और ये बड़े संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण से। मैं राणा साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि बड़े विरोधाभास दिख रहे हैं। ये हलचल जो हुई है, हड़बड़ी हुई है, विपक्ष की गोलबंदी से हड़बड़ी है, या कर्नाटक की हार से हड़बड़ी है, या संघ की नसीहत से हड़बड़ी, लेकिन हड़बड़ी दिख रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर कहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत कि राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्र प्रेमी बताते हैं। और देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कलमा पढ़ा जाता है। हालांकि मुस्लिम जो संघ का आनुषंगिक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, एक तरीके से जो रणनीतिकार इस बात को कह रहे हैं कि जो 6-8% जो वोट का आपको नुकसान हो रहा विपक्षी रणनीति से या होने जा रहा संभावित थे, तो उसकी भरपाई 3-4-5% मुसलमानों का अगर वोट बीजेपी को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगी। ये रणनीति अंदर चल रही मुस्लिम मंच और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच में चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें राणा साहब एक तरीके से विरोधाभासी दिखती है। एक तरफ आप हिंदू हिंदू करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, बस्तियां खाली कराते हैं और कहते हैं ये राष्ट्रद्रोही हैं, निकालो इन्हें। फिर एक तरफ आप कलमा पढ़ाते हैं, दूसरी तरफ आप गांधी जी को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि भाई वो गांधी जी का हत्यारा राष्ट्रप्रेमी था, राष्ट्रभक्त था। बीजेपी कंफ्यूज है या कुछ ज्यादा चालाक है राणा साहब? अनम्यूट करिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं आपको। देखिए दुर्गेश जी, ये जो पूरा प्रकरण है और बीजेपी और मुस्लिम को लेकर के जो धारणाएं हैं समाज में, पत्रकारों के बीच में, अभी कुछ घटनाएं इस तरह की हुई कि मैं अक्सर राष्ट्रीय घटनाएं या परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाएं होती हैं प्रादेशिक स्तर पे, तो मैं एक बार कोशिश जरूर करता हूं कि यूथ से जाकर के मिलूं और उनके विचारों को, उनके माइंडसेट को जानने की कोशिश करूं कि वो क्या देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं चीजों को। ठीक। और जब आपने राष्ट्रपिता के हत्यारे की बात कही, महात्मा गांधी के हत्यारे वाले प्रसंग की बात कही, तो यह विचार बहुत तेजी से उभर के आ रहा है कि घटना की वास्तविकता क्या है, क्या चीजों को, तथ्यों को छुपाया गया है, या क्योंकि यूथ अब जानना चाहता है कि इतिहास में जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उनको लेकर के जो फैक्ट हैं वो क्या हैं, जो पढ़ाया गया, जो दिखाया गया, जो दिखाया जा रहा है, इनमें अंतर क्या है, वो इन चीजों को समझना चाहता है। ठीक, ये उसका दृष्टिकोण है यूथ का। ठीक है। और जिस प्रकार की चीजों को लेकर के
आपने अभी बात कही, मैं जब आप भूमिका की बात कर रहे थे तो मैं कुछ चीजों को लेकर के सुन रहा था, और आपने एक बड़ी सी बात कही कि कई विषयों पर नेशनल मीडिया भी खामोशी साधे है, वो विचारों पर चर्चा नहीं करते। ये अच्छी बात है कि आपके चैनल पे इस विषय पे चर्चा हो रही है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि यहाँ पे पिछले कुछ काफी समय में बहुत कुछ बदला है, और खासकर मुस्लिम वोट बैंक में एक तरीके का बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिसकी घटनाएं इस तरह की भी रही जिनमें 3 तलाक बड़ा मुद्दा रहा, और जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी में जो महिलाएं हैं, महिला वर्ग है, वोट बैंक है, वो इससे ज्यादा प्रभावित रहा, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दिया, क्योंकि कई मुस्लिम बाहुल विधानसभाओं के जो आंकड़े थे वो इस दिशा में इशारा कर रहे थे। अभी जो घटना घटी है जिसमें बीजेपी के कार्यालय में कलमा पढ़ा गया, और आपने उस समय उससे पहले एक बात कही कि बीजेपी और हिंदुत्व को, देखिए दुर्गेश जी, मैं जब पत्रकारिता में आया तो उस वक्त अटल जी की सरकार थी, और मैंने अपने 20-21 साल के कालखंड में बीजेपी को भी देखा और कांग्रेस को भी देखा, और अब फिर बीजेपी को हम देख रहे हैं। अटल जी के दौर में बीजेपी और उसमें जो हिंदुत्व रहा, फिर कांग्रेस आया, फिर नरेंद्र मोदी के दौर में जो हिंदुत्व है। एक बात तो मेरी समझ में आई है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे से कभी पीछे नहीं हटती है, या बीजेपी में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि देश काल और परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी कुछ देर के लिए खामोशी जरूर ओढ़ लेती है, लेकिन वो अपने मुद्दे को ठंडे बस्ते में जरूर नहीं डालती। वो उस पर खामोश रहती है और समय आने पर उस पर जरूर फायर करती है। अभी यहाँ जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, अभी राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बड़े चीजें निकल करके आ रही हैं। एक बड़ी सच्चाई तो यह भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के 2 बड़े नेता, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो हिमाचल से आते हैं, और हिमाचल में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी में संघ और संगठन के बीच में जो समन्वय का काम करते हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, वे कर्नाटक से आते हैं, और कर्नाटक में बीजेपी को का क्या हाल हुआ है ये किसी से छुपा और नहीं। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कर्नाटक के सबसे ज्यादा उन्हीं को विलेन माना है, उन्हीं को जिम्मेदार माना है कि उन्होंने इसे चौपट किया सब टिकट बंटवारे में। ये सारी चीजें, ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, क्योंकि कर्नाटक में कहीं ना कहीं लिंगायत समूह का एक दबाव रहा है, एक दबदबा रहा है समुदाय का, तो वो चीजें जरूर प्रभावित हुई हैं इस समय। लेकिन जब मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, और यहाँ चूंकि पिछले 2 लगातार चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, और बीजेपी उत्तराखंड की पहली पार्टी है जिसने पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आई है इस 23 साल के कालखंड में। तो जब हम यहाँ, और जो कलमे वाली बात आई है, तो मैंने भी इस चीज पे चर्चा की। बड़ी बात ये थी कि बीजेपी कार्यालय में अगर मुस्लिम समुदाय का कलमा पड़ता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और बीजेपी में उसका डैमेज कंट्रोल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में विचार कौनता है कि भाई इसके पीछे कारण क्या है। और आश्चर्य की बात यह है कि जहां हुआ बीजेपी के भीतर, वहां इस पर गहमा-गहमी नहीं है, चर्चा नहीं है। बीजेपी के बाहर इस चीज पर, इस घटना पर जरूर चर्चा है, और बीजेपी ने बड़े शानदार तरीके से, क्योंकि देखिए बीजेपी कह दी है कि उसके अंदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, और ये जो पूरी घटना हुई ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का ही कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने, जब हमने बीजेपी के नेताओं से बातचीत करी तो, और उन लोगों से ही बातचीत करी जो वहाँ कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा देखिए ये हमारी जो अरबी उर्दू भाषा है, फारसी भाषा है, जिस प्रकार से हिंदी में और संस्कृत भाषा में अपने मंत्र होते हैं, पद्य होते हैं, गद्य होते हैं, वैसे ही उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में हमने भारत के बारे में कहा, भारत के अपने जो हमारी एक देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो बॉन्डिंग है, जो विचार है, उसके बारे में हमने बात रखी है। हमने कोई अलग कलमा या कोई फतवा नहीं पढ़ा है, या राष्ट्र विरोधी बात तो नहीं कही है। यही बात तो पूरे मुस्लिम नेता कम्युनिटी समझाती है। ये तो पूरे देश में यही तो मुस्लिम नेता समझाते हैं कि भैया ये फतवा और जिहाद जो कहते हो, जिहाद खाली जिहाद ही थोड़ी होता है कि जिहाद माने बम से उड़ा दो। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज वही लोग दूसरे को समझाने लगे कि नहीं नहीं भाई ये मंत्र हैं, इससे राष्ट्र की बेहतरी, यही तो दूसरे लोग उन्हें समझाते रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा जारी रहेगी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं, कुछ लगातार हमारे साथ मेहमानों को पैनल जुड़ा हुआ है। सीधे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब के पास चलूंगा। उससे पहले आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और विदेशी मामलों के जानकार। आलोक जी, स्वागत, अभिवादन और बहुत आभार वक्त देने के लिए। प्रोफेसर जोशी के पास मैं चलूँगा। जोशी साहब, हमने राणा साहब से सवाल रेफरेंस लेते हुए पूछा था कि भाई एक तरफ घटना हो रही कि गांधी की हत्यारे की जय जय कर रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, राणा साहब ने संकेत दे दिए कि BL संतोष अपना राज्य हार गए, नड्डा अपना राज्य हार गए, कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई बड़ी भूमिका तो नहीं दी जा रही है, या कुछ नए लोग तो नहीं तलाशे जा रहे हैं। इस तरीके का कुछ संकेत संदेश कुछ मुझे लग रहा है। दूसरी तरफ मुसलमानों वाली बात कही कि भाई वो गए अकारण, ना कोई रमजान चल रहे हैं, ना कोई ऐसा त्यौहार है, ना ही कोई उस तरह की वक्त है, अचानक बेवक्त अचानक कोई किताबें लेकर पहुंच जाए कि हम देश के लिए दुआ करेंगे, तो ये साधारण बात तो नहीं है कोई, और बुराई भी नहीं है। लेकिन उस स्थिति में लग रहा है कि क्या बीजेपी के अंदर कन्फ्यूजन है क्या? संघ की नसीहत, उसके बाद फिर एक संकेत आ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव है, संगठन भी बदला जा रहा है, और इस तरीके की चीज़ें कि एक पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि भाई वो राष्ट्रभक्त था। राणा साहब ने कहा कि वो गलत, उनका संकेत यह था, सीधी बात वो नहीं कह पाए, लेकिन उनका कहना था कि भाई ये गलत इतिहास युवाओं को पढ़ाया गया। तो युवाओं के बीच में ऐसी चर्चा है कि उनको गांधी के बारे में बताया जाए कि नहीं, जो गोडसे था वो इतना खराब आदमी नहीं था जितना वो कांग्रेसियों ने उसे बना दिया है। जोशी साहब, देखिए, मैं इतना अध्ययन कर पाया हूँ, 2 चुनावों का जिक्र आज हमारे जो पैनलिस्ट साथी हैं उन्होंने करा था। हिमाचल का हमारा निवेदन है कि थोड़ा ऑर्गेनाइजर से आगे चलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर वाला मुद्दा हम कल कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन मैं इतना राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मैं इतना जरूर पा रहा हूँ कि जो कर्नाटक में और इसके अलावा हम देख पा रहे हैं, जो हिमाचल में जो हार हुई है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो अग्रणी भूमिका में थे, वो प्रधानमंत्री का चेहरा था। वहां पर स्थानीय कोई नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ा था, सीधा सीधा ये चुनाव प्रधानमंत्री के कंधों पर लड़ा गया, और उसका परिणाम बहुत दुखद रहा। और इसीलिए आज संघ ने भी आड़े हाथों लिया है, और इनमें जो फेरबदल है वो भी दिखाई दे रहा है। और इतिहास को तो ये तोड़ मरोड़ने की कोशिश पहले भी करते हैं और अब भी करने का काम कर रहे हैं, जैसे मुगलों का इतिहास हटाकर। और मैं तो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर मुगलों का इतिहास आप हटा देंगे तो शिवाजी की गाथा हम कैसे गाएंगे? हम लोग पृथ्वीराज चौहान की गाथा कैसे गाएंगे? तो इतिहास से जो छेड़छाड़ करने की जो भारतीय जनता पार्टी की लोगों की आदत है, ये कोई नई आदत नहीं है। वो निश्चित तौर पे इस कदम में लगे रहते हैं। और उत्तराखंड का मूल निवासी होने के कारण, मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, लेकिन मूल निवासी उत्तराखंड का होने के कारण थोड़ा सा मैं उत्तराखंड को भी समझ पाता हूँ। और अभी एक अभियान पहले चलाया था थोड़े समय धामी सरकार ने, तो ये चलाया था कि जो मजार वगैरह है, रोड वगैरह में है, या एक हल्द्वानी की जो कॉलोनी है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में है, इनको हटाने का काम करा। तो उससे क्या हुआ कि एकदम जो वहां का जो फीडबैक ये आया कि इससे एकदम एक समुदाय आपके खिलाफ हो जाए। तो मेरे को लगता है जो ये घटना आज घटी है, जो चाहे वो अल्पसंख्यक घटी नहीं, घटवाई गई है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है इसके पीछे। सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक अल्पसंख्यक सभा भी इनका होता है, प्रकोष्ठ होता है, जी। तो ये उनके दोनों के जॉइंट वेंचर से अगर इसको थोड़ा सा हम उस तरह से समझा जाए, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है वो संघ का है और अल्पसंख्यक सभा इनका भाजपा का, इनका हाँ, मोर्चा है, इनका मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, लेकिन पीछे वही लोग रहते हैं। जी, मैं समझता हूँ सर, मैं थोड़ा बहुत 28 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो उसमें इनका एक जॉइंट वेंचर लगता है कि उस बात को कैसे हम लोग जो रेलवे कॉलोनी हल्द्वानी की घटना और जो मजारों को हटाने का है, एक तरह से उसको कैसे हम थोड़ा मरहम लगा के कर, क्योंकि चुनाव 24 में अगर पूरे देश में होगा तो उत्तराखंड उससे अलग नहीं, 5 सीटें वहां पे भी है, तो कहीं ना कहीं उनको नेतृत्व को जवाब देना। हालांकि वहां का नेतृत्व पहले ही कटघरे में, क्योंकि धामी जी अपनी सीट हार गए थे, तो आज वो नेतृत्व के लिए भी संकट है कि वो कैसे अपनी लाज बचाए। तो ये सारा उसका सिनेरियो मुझे लगता है कि 24 की नैया किस प्रकार पार हो और माननीय मोदी जी किस प्रकार हैट्रिक लगा पाए, तो संघ भी चिंतित है, प्रदेश भी चिंतित है, और राष्ट्र भी चिंतित है। ठीक बात है। अरुणेश यादव जी, जोशी साहब ने जो विषय थोड़ा सा धुंधला लग रहा था, उन्होंने थोड़ा और क्लियर कर दिया कि जो हाल की घटनाक्रम
हुआ वहाँ पे, उससे लग रहा था कि नाराज हैं और उम्मीद करते हैं कि पसमानदा कुछ मुस्लिम समाज हमें समर्थन करे। राणा साहब ने कहा कि भाई 3 तलाक आदि मुद्दों पर पिछले चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को समर्थन किया है, लेकिन अगर किसी का घर उजाड़ दोगे, किसी का पूजा स्थल उजाड़ दोगे, किसी को रहने नहीं दोगे, किसी के बुलडोजर चला दोगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो 3 तलाक किनारे। अगर उसका अस्तित्व नहीं रहेगा तो तलाक फिर से क्या लेना देना भाई। तो कुल मिलाकर जोशी साहब भी उत्तराखंड से हैं, उन्होंने इस चीज़ों को बताया कि भाई मसला ये है कि थोड़ा थोड़ा उसमें प्लास्टर करने की कोशिश की जा रही है। जो बुलडोजर चला है, तोड़ा फोड़ा गया, उसमें प्लास्टर पूरा दोबारा किया जा रहा है। अब संकट आपके सामने है कि आपके नेता को, शीर्ष नेता को, वो कह रहे हैं कि भाई वो तो देश के लोकतंत्र की ऐसी तैसी करे हुए हैं विदेश में। अब राहुल गांधी के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया एस जयशंकर साहब ने। खैर विषयांतर में नहीं करूंगा, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के अंदर हलचल और विपक्षी एकता, तो इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को खड़ा कहाँ पाती है? देखिए दुर्गेंद्र जी, 2-3 बातें हैं जो मैं अभी तक समझ पाया हूं, वो मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जब बीजेपी के प्रवक्ता महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने को तैयार नहीं है, आपने भी डिबेट देखी होगी, सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है। तो जब महात्मा गांधी जी जैसे लोगों को ये सम्मान देने को तैयार नहीं है, तो आज के नेता राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो या ममता बनर्जी जी हो, तो इनके लिए इनके अंदर मन में जो गुबार भरा है और वो जो गुबार निकलना वो लाजमी। और दूसरी बात ये है कि साहब, वो एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि मुंह में राम और बगल में छुरी। तो इससे काम नहीं चलेगा साहब कि आप सिर्फ कलमा पढ़ लें और सिर्फ ऊपरी दिखावा कर लें कि साहब हमने 3 तलाक कर जो है वो लागू कर दिया और मुसलमानों के हम बड़े हितैषी हैं। पिछले 9 साल से आप देखिए कि कैसे मुसलमानों को इरादतन टारगेट किया गया, एक वो हिंदुत्व वोट बटोरने के लिए, और एक नफरत का माहौल तैयार किया गया, एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिससे कहीं ना कहीं देश में एक मतलब गंदी राजनीति शुरू की गई। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि बीजेपी में उच्च शीर्ष उस पे जो है फेरबदल होंगे उच्च लेवल के पदों पे, तो मामला ये है कि साहब दर्द तो है पेट में और हम इलाज कर रहे हैं सर दर्द का। समस्या तो गवर्नेंस की है ना, कि मोदी सरकार की पहली गवर्नेंस रही साहब 5 साल। आप क्या मुद्दे लेके आए? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नारी सुरक्षा को लेके। रोजगार के मामले में आप जानते ही हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई, महंगाई पे लगाम लगाने में नाकाम रही। भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं, महिला सुरक्षा का आप देख ही रहे हैं। अभी परसों एक घटना घटी है, ये घटना है बस्ती जिले की, जिसमें एक बच्ची को बीजेपी के नेताओं ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको मार दिया। तो जब इनके नेता खुद इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं, कुलदीप सेंगर का केस आपने देखा और तमाम इस तरीके के केस देखे, तो हमारा सवाल ये आता है कि आप गवर्नेंस पे ध्यान दीजिए। इस तरीके से अगर आप फेरबदल करेंगे तो जनता समझ रही है। अरुणेश जी वही गवर्नेंस का ही तो सवाल है। गवर्नेंस के सवाल पर ही फेरबदल है, वो दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि एक बहुत ही वरिष्ठ विचारक हैं आरएसएस के, उनसे मेरी आज सुबह बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जड़ता आ गई है सिस्टम में। वो कह रहे थे जड़ता आ गई है। वही जड़ता कहाँ आई है? गवर्नेंस में। वही उसी बात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। अरुण जी, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि उत्तर पूर्व से हमारे एक साथी एबेल नागा साहब जुड़े हुए हैं, उनसे आगे हम चर्चा एक आदेश है हाई कोर्ट का उस पर करने वाले थे, लेकिन चूंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं तो इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। एबेल साहब, उत्तर पूर्व की अगर हम बात करें पूरे, तो ये मुद्दे हिंदुत्व और इस तरह के मुद्दे वहाँ बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद हैं और नरेंद्र मोदी का चेहरा? मैं पूछ रहा हूं कि जो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर क्या जो हिंदुत्व जैसे मुद्दे जो उत्तर भारत में बड़े प्रभावी होते हैं चुनावों में, क्या वहां नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के मुद्दे प्रभावी होते हैं क्या? Yeah, they're always giving law and order, even what to eat, what not to eat. वो politics बहुत अलग है, religions अलग है,
humanity अलग है. So it is quite differences. हम लोग क्या खाने जाइए, क्या पहने जाइए, वो लोग सब डिसीजन लेता है. वो तो क्या पॉलिटिक्स है. Now, what I want to say to the world or to India is, the world is very much advanced. The world is talking about nuclear. The world is talking about finding new space, missile, or so much advanced in technology. और भारत में क्या खाने जाए, क्या नहीं खाने जाए, हो जाता है. ठीक है And जी, कंप्लीट करिए, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा. एबल साहब. so in especially state like in Nagaland, we respect everyone. There are lots of Bengalis, Biharis, Rajasthani, Gujarati, Southern. So everyone are living in Nagaland, especially in Dimapur. There are people who came from mainland, from South North India, more than 100 years. They are living. Still now, हम लोग वो लोग नहीं बोलते हैं, रोटी मत खाओ, दूध मत पियो. We respect each other. In Dimapur, everywhere you go, you will find a temple, Hindu temple मिलेगा, Christian church मिलेगा. तो वहाँ की Muslim पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स मिलेगा. क्या हिंदू मुस्लिम पर चलती है क्या? मेरा सीधा सवाल है एबल साहब आपसे. क्या हिंदुत्व जो बीजेपी का एजेंडा है उससे वो डिगती नहीं है, थोड़े दिन के लिए चुप हो जाती है, उस पर रहती, क्या इस तरीका का वहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी चलता है क्या? क्योंकि बीजेपी को वहाँ भी सफलता मिली है काफी. They are trying their best to dominate, to influence, but I should say वो बदल गया. वो लोग बीजेपी पावर आया और सब बदली करने के लिए to change. However, the people are not accepted. And as BJP is a party, there are people who love BJP, not the ideologies, not the system of religions or this and that. But yeah, we love Congress, we love BJP or regional party. So according to own decision, they vote. And there is BJP party, regional party, Congress party. But there is no any differences that we have to fight or we have to give order. ठीक बात है. मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूं. भदौरिया जी से अब मेरा अगला सवाल होगा. और इस बीच एक सूचना, खेमचंद शर्मा बीजेपी के दिल्ली के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं. शर्मा जी स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका. भदौरिया जी, आज जो हम पहले सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन पहले सब्जेक्ट बहुत लंबा खिंच गया है. अब मसला यही है कि एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश के बस्ती में आते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रपिता का हत्यारा राष्ट्र प्रेमी था. उसके बाद कलमा पढ़ा जाता है देहरादून के महानगर के भाजपा के कार्यालय में. अभी राणा साहब वहाँ से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बात की तो लोगों ने कहा कि मैं देश की बेहतरी के लिए मंत्र पढ़ रहा हूँ. जैसे लोग हिंदू लोग मंत्र पढ़ते वैसे हम लोग भी पढ़ रहे हैं. अकारण मुसलमान लोग वहाँ पहुँचे जाली वाली टोपी लगा के और मंत्र पढ़ने लगे. वो एक परिदृश्य ये दिख रहा है. दूसरा परिदृश्य दिख रहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और संगठन में खड़बड़ी सी दिख रही मुझे. हो सकता है कि मेरा चश्मा अलग हो, मैं अलग तरीके से देख पा रहा हूं, या हो सकता है मैं बहुत गहराई से देख पा रहा हूं. दो ही चीजें हो सकती हैं. एक खड़बड़ी सी दिख रही है अंदर. और संघ की नसीहत, वो कल की बात है, 23 मई को ऑर्गेनाइजर ने वो नसीहत दी है. इस घटनाक्रम को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं आलोक जी? धन्यवाद दुर्गेंद्र जी. सबसे पहले तो माफी, मैं थोड़ा सा आपका देर में जुड़ पाया, कुछ व्यस्तता थी. अच्छा, मैं आपके सवालों के 2 हिस्से में जवाब देता हूँ. पहला हिस्सा ऑर्गेनाइजर को लेते हुए मीडिया में काफी चर्चा है, आपने भी कल चर्चा की जैसा आपने बताया भी. लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं देखता कि वो बीजेपी में कोई बहुत बड़ा, नागपुर ने कोई बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन कर लिया है, नागपुर ने कोई बहुत बड़ी स्वस्थ आलोचना कर ली है, समालोचना कर ली है, समीक्षा कर ली है. मैं इसको इस नजरिए से नहीं देखता. मैं इसको इस नजरिए से देखना चाहता हूँ फिर विशुद्ध राजनीति के तौर पर, कि उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ सारे कार्यकर्ता जुट जाएं, ऐसे काम नहीं चलेगा. ये कुल मिलाकर मैसेज ये. तो इसलिए उसमें ये देखना कि उन्होंने ये देखा कि प्रधानमंत्री का आभा मंडल चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पे मत जाइए. उसके पीछे ये है कि हनुमान की तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जगाने की एक उद्घोषणा की गई है.
पहला। दूसरा ये कि कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई ये पढ़ रहा है, ये संकेतों की राजनीति, ये सिंबलिज्म है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पूरे तरीके से सिंबलिज्म है। मैं इनको कई दशकों से मैं इनको देखता आ रहा हूँ, संघ का भी मैंने आगे बढ़ना और वो सब देखा है। तो ये इनका केवल एक सिंबलिज्म, तो सिंबलिज्म को अगर आप ये राजनीति के ये समझ रहे हैं कि उनके मुख्य विषय में आ जाएगा, अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा सोचना जल्दबाजी के साथ ही बचकाना बंदी होगा। ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं होगी कि उसमें हम ये मान लें उन्होंने कलमा पढ़ लिया, उन्होंने वो पसंदा मुसलमान को ये कर लिया, उन्होंने 3 तलाक देकर खुश कर लिया, तो इस सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। मुख्य चीज क्या है राजनीति में? मुख्य चीज है, जैसे अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि अभी 4 बड़ी समस्याएं जो हैं उन्होंने गिनाई, उसको दोहराना नहीं चाहता, फिर से आपका समय थोड़ा सा जाएगा, लेकिन उन 4 समस्याओं पे क्या कर रहे हैं? महत्वपूर्ण चीज तो ये है, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, उससे क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया राजनीति में? कितने लोगों को ये टिकट देने जा रहे हैं, लोकसभा का या विधानसभा का? मध्य प्रदेश में कितने मुस्लिम विधायकों को टिकट देने जाएंगे आप सब लोग? राजस्थान में कितनों को देंगे? यूपी में कितनों को दिया? तो सवाल नगर ये निकायों में दिया है लोग जी इस बार, है, नगर निकायों में दिया है, सभासद बनाए हैं कुछ। नगर निकाय को छोड़ दीजिए साहब, नगर निकाय को छोड़ दीजिए, विधानसभा और लोकसभा की बात करिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये केवल सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म की राजनीति में एक हमको एक ये भी समझना चाहिए कि एक पेंगोल को भी जो एक राजदंड होता है, जो ये राजा का तंत्र होता है, उसको एक स्वीकार किया जाता है और उसको दंडवत किया जाता है। डेमोक्रेसी में इसका मतलब कहीं कुछ है ही नहीं, कोई पेंगोल नहीं, कहीं कुछ नहीं होता है, क्योंकि पेंगोल को वो दिया नहीं, माउंटबेटन ने उनको नहीं दिया था। ठीक बात है। किसका है ये है राजदंड। तो राजदंड किसको दिया जाता है? राजाओं को दिया जाता है। राजा क्या होते हैं? राजा ये होते हैं कि जब कोरोना में भी कुछ लोग की जब जाने जा रही थी, तो हमारा सेंट्रल विस्टा का 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा था। तो मैं इस चीज को नहीं मानता, उस समय प्राथमिकताएं कुछ और होनी चाहिए थी, कोरोना की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। आप ये भूल जा रहे हैं कि पहले वो इंजेक्शन को, वैक्सीन को लेते हुए क्या हो गया था? पहले कह दिया कि नहीं हम देंगे, फिर कह दिया नहीं राज्य आपस में लड़ेंगे, खुद जाकर प्रोक्योर करिए। अरे भाई क्यों? क्यों? हमारी सेंटर में क्या है, संविधान में क्या है? वेलफेयर स्टेट है। क्या वेलफेयर स्टेट में वैक्सीन देना काम नहीं था? क्या अमेरिका में वैक्सीन फ्री नहीं दी गई? क्या बाकी जगह दुनिया में फ्री नहीं दी गई? ठीक आलोक जी, बहुत सारी इस तरह की चीजें हुई हैं निश्चित तौर पर, और लेकिन उसका मैं इसको अपना सिंबोलिज्म बचाव से है। अलग नहीं मानता। दुर्गेन जी मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं इसको सिंबोलिज्म से बड़ा नहीं मानता, और इसमें मैं कोई बहुत राजनीतिक या कोई बहुत बड़ी तस्वीर मुझे नहीं दिखाई देती। दुर्गेन जी, अब मैं खेमचंद शर्मा के पास जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शर्मा जी, इस तरीके की जो सिंबोलिज्म है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपने सुना भी होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत वो कह रहे हैं कि गांधी जी के जो कातिल थे नाथूराम गोडसे जी, वो बहुत राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति थे, बहुत सारी उन्होंने बातें कहीं। इसी तरीके से ये जो उत्तराखंड वाला मसला है, हम जरा इसको होल तरीके से आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के कुछ संकेत और संदेश संगठन और सरकार के बदलाव के भी आ रहे हैं। तमाम मीडिया में भी इस चीज़ की चर्चा है और संगठन के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई चर्चा है। क्या बीजेपी जो थोड़ी देर के लिए स्थिरता या जड़ता आ गई है, क्या उसको आप हो सकता ना कहें कि जड़ता नहीं आई है, लेकिन ऐसा अंदर चर्चा हो रही है कि थोड़ा सा स्थिरता आई है, उसको क्या मोटिवेट करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं क्या शर्मा जी? जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहते हुए पानी की तरह है, गंगा नदी की तरह है। लगातार उसमें जो फ्रेश ब्लड है वो इन्फ्यूज होता रहता है, फ्रेश कार्यकर्ता आते रहते हैं, सीनियर कार्यकर्ताओं काम करते रहते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। तो यहाँ पे स्थिरता आए ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी परिवर्तन हमारे, जैसा मैं कह रहा हूँ कि गंगा नदी की तरह है, परिवर्तन होता रहता है, होता रहना भी चाहिए, उसकी बातचीत हो रही है। लेकिन मैं स्पेकुलेशन पे नहीं जाऊंगा। मीडिया का अधिकार है चर्चा पर चर्चा करने का, उससे रोचकता बनी रहती है, खबर भी बनी रहती है, तो उनका अधिकार है, आप वो करते रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन में क्या करना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही देखेंगे, पार्लियामेंट बोर्ड देखेगा, सरकार में क्या करना है वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तय करेंगे, और अगर उनको लगता है कि कुछ बदलाव होने चाहिए तो जरूर होंगे। रही बात कि भाई उत्तराखंड में कलमा पढ़ा गया या फिर कोई मुस्लिम प्रेयर हुई, तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी में लाखों की संख्या में मुस्लिम कार्यकर्ता भी, और उनके कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग प्रदेशों में लगातार होते रहते हैं। अगर उनके कार्य
कार्यक्रम में कोई उनकी प्रार्थना हो रही है तो उसमें बहुत ज्यादा सरप्राइज करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट की राजनीति कहीं भी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। अभी मैं सुन रहा था, कई हमारे मित्र कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ये वो, अरे भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कार्यक्रम करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब हमने पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ घर दिए तो उसमें 35 से 40% जो घर हैं वो मुस्लिम भाई बहनों के पास हैं। 35 से 40%, उनकी संख्या भी इतनी नहीं है जनगणना के अनुसार। शर्मा जी, कलमा आपने कब पढ़ाया? हम तो पहली बार ये सुन रहे हैं। रोजा अफ्तार तक बंद करा दिया आप लोगों ने। कलमा कहाँ पढ़ा है? तो ये तो अद्भुत घटनाक्रम है अपने आप में। राणा साहब बताएंगे, अगर उत्तराखंड में, हमने तो नहीं सुना देश में कहीं कलमा किसी पार्टी कार्यालय में पढ़ा गया हो। नहीं, मैं आपको मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। राणा साहब और इन्होंने सब बड़ी बड़ी बातें कर ली। मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग मोर्चे हैं। भारतीय जनता पार्टी में लाखों की संख्या में सभी धर्मों के कार्यकर्ता हैं। अगर उनके धर्म के एक हमारे मोर्चे का कोई कार्यक्रम हो रहा है और उसमें वो अपनी धार्मिक प्रेयर कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है हम सभी को अपने धर्म की या अपनी परंपराओं की, अपनी पूजा पद्धति की, प्रेयर की छूट देते हैं। और हमारे कार्यालयों में भी इस तरीके के लगातार कार्यक्रम हमारे मुस्लिम बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हम लोग आगे रोजा अफ्तार में अगले रमजान में देखेंगे कि भाई रोजा अफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होंगे। सर क्यों, मैंने फिर आपसे बोला कि हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन हमारा मोर्चा है, मोर्चा लगातार काम करता है। अरे तो मोर्चा आपका रोजा अफ्तार भी कराएगा ना आगे, वो भी अपीजमेंट नहीं होगा ना? हम ये मान रहे हैं कि नहीं होगा भाई, तो अच्छी बात है, सबको लेकर आप चल रहे हैं। एक मेरे तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। अनुरोध के साथ में मेरे दो छोटे और विषय हैं इस मामले, चूंकि मामला बड़ा हो गया है। शर्मा जी, मेरे दो और छोटे छोटे विषय हैं। मैं आलोक जी के पास जाना चाहूंगा। आलोक जी, कनाडा में एक छोटा सा विषय आपको, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार संगोल के बारे में। अब संगोल पे चर्चा मत करिए महाराज जी, उन्होंने बोल दिया तो उसको जाने दीजिए। संगोल पे चर्चा नहीं कर रहे आज हम। वो भी कहता है कि उन्होंने कि भाई कोरोना काल में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया, उस पर भी चर्चा की, क्या नहीं करना चाहिए तो उस पर भी चर्चा। आप 2 सेकंड में रिएक्शन दे दीजिए अगर देना चाहें। मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि चर्चा अगर कोई सब्जेक्ट से बाहर जा रहा तो उसको मतलब ही नहीं कोई चर्चा में। मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर आप बोल दीजिए, मैं दे रहा हूं आपको 5 सेकंड, बोलिए। शायद ही हमारे अड़ोस पड़ोस या बड़ी इकोनॉमी में किसी और ने किए होंगे। सबने माना जिस तरीके से वेलफेयर स्टेट की जो बात कर रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स कोरोना काल में भी या पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई, उतनी पहली ना उतनी बड़ी, ना उतनी स्पीड से, ना उतनी इफेक्टिव कभी भी इतनी योजनाएं नहीं चली। चाहे किसानों की मदद हो, फ्री में राशन की व्यवस्था हो, पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला के तहत मदद हो, मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, टॉयलेट का। शर्मा जी कृपया कंप्लीट करें प्लीज। योजनाएं इतनी ज्यादा इफेक्टिव योजनाएं पहले कभी नहीं थी। ऐसा मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी को बताना चाहता हूं। मेरे पास 2 मिनट बचे हैं। मेरे 2 मुद्दे। जोशी जी, कतई इस पे मैं रिएक्शन नहीं लूंगा आपका। शर्मा जी की बात पे नहीं लूंगा, मैं माफी के साथ में कह रहा हूं, मैं रिएक्शन नहीं लूंगा इस पे। आलोक जी को जवाब दिया था। आलोक जी ने आपके जवाब को ग्रहण कर लिया। अब मेरा जो, चूंकि आलोक जी विदेश मामलों को भी बहुत अच्छे जानकार हैं, चीजों को जानते हैं। आलोक जी, कनाडा में 2 घटनाक्रम हुए। भारतीय छात्र 700 छात्र वहां सड़कों में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनके साथ फोर्जरी हो गई। और दूसरी घटनाक्रम भी बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि वहां खालिस्तान समर्थकों ने बाकायदे रैली निकाली और इंदिरा जी की हत्या वाली झांकी निकाली। विदेश मंत्री जी ने उस पर काफी गंभीर चिंता व्यक्त की है और कनाडा की सरकार को भी उन्होंने कहा ही होगा कि कम से कम ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, संक्षेप में आलोक जी? कनाडा में जिस तरीके से वो अल्पसंख्यकों ने निकाली है, खालिस्तान समर्थकों ने, वो बहुत ही दुखद है। राजनयिक स्तर पे भी और निजी स्तर पे भी, देश के स्तर पे भी बहुत दुखद है। कनाडा सरकार को इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, और यदि अगर वो निकल गया है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, हो जानी चाहिए थी। कितने गिरफ्तार हुए इसकी भी सूचना आ जानी चाहिए थी। और जहां तक हमारी ये विदेश मंत्री का बात है, तो इसमें एक ऐसा है कि कनाडा के एक जो भारत में जो तैनात हैं जो बड़े अधिकारी, उनको बुलाना चाहिए, उनको विदेश मंत्रालय में बुलाकर ये बात कहना चाहिए। ट्वीट से बात नहीं बनती। ये मुद्दा ऐसा नहीं था कि जिसमें ट्वीट से काम करना चाहिए था। हमारी राजनयिक स्तर पर ये थोड़ी सी चूक हुई थी। इतने बड़े घटनाक्रम में बुलाना जरूरी थी। हाँ,
राणा साहब एक छोटा सा रिएक्शन आपका ये कि जो आलोक जी छात्र बहुत हैं, हल्के में कर रहे हैं। शर्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं शर्मा जी। 30 सेकंड। विदेश मंत्रालय से कोई रिएक्शन जाता है वो ट्वीट नहीं होता, मात्र ट्वीट नहीं होता, वो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है, ऑफिशियल प्रतिक्रिया है। नहीं और नहीं, उसको इसमें कम्युनिकेट, स्ट्रांगली माफ कम्युनिकेट करिएगा, किया जाता है। सर आप ये कहें कि इसको मैं अपने ट्वीट सम्मानित किया जाए, दोस्त ऐसा को नहीं, बताना चाहता ऑफिशियल हूँ कि कम्युनिकेशन है। उसमें हमेशा जो कनाडा का जो उच्चायुक्त है उसके अधिकारी को बुलाया जाता है। ये राजनयिक में उच्च स्तर पर ये चीज होती है। वो हो सकता है बातचीत हो, लेकिन कि मात्र ट्वीट किया है, मैं उसका मैंने विदेश मंत्रालय का बयान नहीं होता चलिए है, ठीक है, नहीं मैं होता, मैं मैं उसके जोशी अधिकारी साहब, को बस बुलाया जोशी जी 5 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं एबेल साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि हमारा वो कुत्ते वाला मसला अभी फंसा हुआ है, उसको हम जरूर एक रिएक्शन उनसे लेंगे। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी दोनों साथियों की बात को सुन पा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मैं विद्यार्थी हूँ, इसके तहत मैं कहना चाहता हूँ केवल एक औपचारिकता भर एक ट्वीट करने से या बात करने से विषय नहीं होगा। निश्चित तौर पर जो हमारे साथी ने कहा है कि राजनयिक को तुरंत वहां पर सरकार को बुलाना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि इस तरह की जो घटना है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो सरकार से वहां की बात करे। ये जिम्मेदारी बनती है इसे इंटरनेशनल रिलेशन में। और 700 छात्र भी, जोशी साहब 700 छात्र भी जी। वहां भटक रहे हैं, उनके साथ कुछ फोर्जरी हो गई है, उनके बिल्कुल, फर्जी बिल्कुल, कागज से उन्हें भेज बिल्कुल। दिया गया, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी राहत नहीं मिली, मैं पंजाब इसी- के लोग हैं वो। मैं इसी विषय पे कहना चाह रहा था। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। वहां के जो राजनयिक है उनको सरकार से मदद करके उन छात्रों की मदद होनी चाहिए, उनको वापस देश में ठीक बुलाना बात है। चाहिए। मैं राणा साहब के पास जाऊंगा। राणा साहब 5 सेकंड 10 सेकंड का रिएक्शन आप दीजिए इस पे। अनम्यूट करिए राणा साहब, सुन नहीं पा रहे आपको। देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ है इस पर अभी विस्तृत जानकारियां छन करके निकल करके नहीं आई हैं, लेकिन जितनी भी जानकारी निकल करके आई है वो कहीं ना कहीं भारत विरोधी तत्वों का भारत से बाहर सक्रिय होना, और ये बड़ी गंभीर बात है। ये बिल्कुल। और पिछले कुछ समय में पंजाब में जिस तरह की घटनाएं निकल करके आई हैं और खालिस्तान को लेकर के जिस तरह का विषय निकल करके आया है, तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तार जैसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें जरूर कोई ना कोई गंभीरता के साथ भारत सरकार ने निर्णय लिया होगा, क्योंकि ये मुद्दा मात्र राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम तमाम मुद्दों ये पर बड़ा गंभीर राय रख मुद्दा सकते है, हैं, एक तरीके से लेकिन उत्तर ये पूर्व में राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ स्थितियां मुद्दा है, देखिए। भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसे प्रकरणों पर राजनीतिक टिप्पणी से बच करके, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे इसमें एक बू आ रही है, एक लिंक दिखाई दे रहा है जो अंतरराष्ट्रीय साजिशें जो भारत के खिलाफ हुई हैं, जी, और जी। जिसमें खालिस्तान को लेकर के अभी ये बहुत तेजी से चीजें उभर के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ी हुई चीजें दिखाई हाँ, दे इसे रही हैं। सख्ती से सरकार को और व्यक्तिगत स्तर पर हम सबको कायदे से इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत ही संवेदनशील मसला है और सख्ती इस पर बरती जानी चाहिए। एबेल साहब आपके पास आ रहा हूं, चूंकि ये आखिरी विषय था मेरा। उत्तर पूर्व में जहां से आप आते हैं, नागालैंड से, वहां सरकार ने कुत्ते के मांस खाने और परोसने पर रोक लगाई थी, हाई कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया है। इसको लेकर वहां क्या बातचीत हुई है, क्या किस तरीके का रिएक्शन है लोगों में? So the state government, since it is under India, whatever the law or the order has given, the politician, they will try to follow, they will try to obey, but the people will never follow that. Because see, ये हम लोग पहला भी बोला था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्या इसलिए, that is religious is different, but Nagas from forefathers traditionally, whether food or dress, anything, the practice is quite different. We feel happy and we are proud to be under Indian Union as a state of Nagaland. However, because of politics, what to wear, what to eat, ये सब बैन होने से तो क्या कैसे होगा, कैसे हम लोग भी इंडिया के भारत के लिए प्राउड होगा? ठीक बात है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बिल्कुल समाप्त करना चाहूँ। बिलाल सब्जवारी साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी मैं लूंगा। अभी बड़ी बढ़िया बात कही एबेल साहब ने कि भाई हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बहुत बढ़िया। ये बात सरकारें, पॉलिटिकल पार्टी कैसे तय करेंगी? बहुत बढ़िया विषय। देखिए दुर्गेंद्र जी, भारत जिन विविधताओं का देश है,
और जहां पर एक हजारों मान्यताएं, हजारों बोलियां, हजारों भाषाएं, इसीलिए इसके संबंध में ये कहा जाता है कि यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी। तो जब यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी के थॉट पर राजनीति अपना कोई मुलम्बा चढ़ाने लगती है, तो यकीनन उससे भारत की जो एकता वो प्रभावित होती है। इस तरह की राजनीति से हर आदमी को परहेज करना चाहिए। अब रहा सवाल भारत के बदलते राजनीतिक परिवेश का, तो हिमाचल के बाद कर्नाटक के जो चुनाव हुए, साथ ही साथ जिस तरह से देश के अंदर राहुल गांधी ने एक बहुत लंबी पद यात्रा करी, दूसरी पद यात्रा करने के लिए वो अक्टूबर नवंबर में एक खाका तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार जिस तरह से सभी भारत के राजनीतिक दलों को सत्ता पक्ष के खिलाफ ला के खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बदलते परिवेश के अंदर जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, वो काफी प्रासंगिक है। सरकार को हमेशा से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 9 साल के अंदर उनकी कसौटी डिलीवरी पर की जाएगी। जो जनता ये पूछेगी कि आपने 9 साल में जो वादे किए थे उसको किस हद तक पूरे किए, यही उनकी कसौटी होगी। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर अरुणेश यादव आपका शुक्रिया, प्रोफेसर जोशी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, बिलाल भाई आपका ही धन्यवाद, कुलदीप राणा साहब आपका धन्यवाद, आलोक भदौरिया साहब और एबेल नागा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देते हैं। बात पते की और 100% की यही कि ये भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते में अलग अलग रंग के फूल होते हैं। एक दूसरे का सम्मान करिए, इसमें राजनीति और मनमानी नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।